वेलकम बैक एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट हाइजेंस प्रिंसिपल एंड अबाउट हाइजेंस प्रिंसिपल को यूज़ करके लाइट का वेव नेचर देखेंगे। कौन सा नेचर? वेव नेचर। टिल नाउ यू हैव स्टडीड ओनली दैट लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स, राइट, and bends and all that you have studied, but that is reasonable, that is fine because light का जो wavelength है वो बहुत छोटा है, ठीक है। light's wavelength itself is very small, so which is very reasonable to say कि light travels in straight lines. Why? Because there are some other effects of light, other phenomena of light which are only seen in microscopic conditions, right? For example, polarization, diffraction, right, the interference, ये सब लाइट के जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये ऐसे खुले में नहीं दिखते, ठीक है। इनको देखने के लिए तुम्हें एनालिसिस की ज़रूरत पड़ी है और वहाँ पे लाइट का रे ऑप्टिक्स, द रे ऑप्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट कैन नॉट बी यूज्ड टू शो दैट द लाइट इज अंडरगोइंग इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन। सो ये सब चीज़, ये सब प्रॉपर्टीज़ को समझाने के लिए हाइजेंस हैज़ कम अप विद द आइडिया ऑलरेडी that light has not only a ray nature, light may not travel in straight lines also, light is just a wave, right? So light का wave nature देखने के लिए हम आज आए हैं, उसको देखते हैं क्या हुआ, ठीक है। तो अब पहले के लिए ये भूल जाओ कि लाइट रे है, लाइट इज ए वेव, ठीक है। अब वेव है तो वो कैसे एमिट करता है? मान लो एक छोटा सा सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, एक स्फेरिकल सोर्स ऑफ लाइट है। अब यहाँ से लाइट का जो डिस्टर्बेंस है या जो एमिशन है दैट विल ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शंस। अब सारे डायरेक्शंस में लाइट का डिस्टर्बेंस विल ट्रैवल फ्रॉम ए गिवन सोर्स, ओके, दैट्स फाइन। अब सारे डायरेक्शंस में जो जा रहे हैं डिस्टर्बेंसेस वो भी अपने कुछ अलग फेज में जा रहे होंगे। फेज समझते हो? फेज मीन्स द पोजिशन ऑफ वेव, राइट। ये एक फेज में है, ये दूसरे फेज में है, ये तीसरे फेज में है, ये एक अलग फेज में है, ये एक अलग फेज में है। तो ये दोनों जो हैं, ये और ये पॉइंट ए और पॉइंट बी, यहाँ पे तुम देख रहे हो ये दे आर इन द सेम फेज, इनको बोलते हैं सेम फेज। तो वेव नेचर जब पढ़ोगे तब समझोगे कि सेम फेज में पार्टिकल्स आते हैं लेकिन इन पीरियडिक मोशन, जैसे कि साइन वेव में हो रहा है, ठीक है। तो ये सब जो लाइट डिस्टर्बेंसेस हैं दे आर गोइंग ऑल इन डिफरेंट फेजेस, लेकिन सिंस लाइट इज एमिटेड फ्रॉम ए सिंगल सोर्स एंड द स्पीड ऑफ लाइट इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट इन ए होमोजेनियस मीडियम। मान लो मीडियम होमोजेनियस है, ठीक है, इसमें कुछ डस्ट पार्टिकल्स इधर ज़्यादा उधर कम, वैसा नहीं है। तो पूरा मीडियम इज यूनिफॉर्म एंड होमोजेनियस, ऐसा सिस्टम है। तो लाइट का जो ट्रैवलिंग का स्पीड है इन ऑल डायरेक्शंस विल रिमेन सेम। दैट मीन्स एट सम डिस्टेंस और एट सम टाइम इंटरवल टी, ये जो डिस्टर्बेंस इधर पहुंचा है उधर भी सेम फेज में होगा, ये भी सेम फेज में होगा, ये भी सेम फेज में होगा, ये सारे सेम फेज में होंगे, ठीक है। तो अब इनको जब मैं ज्वाइन करता हूँ, जब इनको ज्वाइन करता हूँ तो मुझे एक स्फेरिकल इमेजिनरी सरफेस मिलता है, ठीक है। इस इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस, इस केस में इसी को बोलते हैं हाइजेन के अनुसार वेव फ्रंट, मतलब वेव का सामने वाला हिस्सा। तो इसी को बोलते हैं वेव फ्रंट। अब देखो यहाँ पे एक वेव फ्रंट है, यहाँ पे भी वेव फ्रंट है, इसके बाद भी वेव फ्रंट बनेगा, कहीं दूर पे भी एक वेव फ्रंट बनेगा। तो ये सारे स्फेरिकल सरफेसेस गेटिंग फॉर्म्ड फ्रॉम ए spherical source of light in a homogeneous medium, ठीक है। all such disturbances at a particular time are traveling in the same phase. the locus of all such points, मतलब इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए तो जो नया सरफेस मिलता है उसी को बोलते हैं हम क्या? वेव फ्रंट। समझ में आया? तो वेव फ्रंट कुछ ऐसा होता है स्फेरिकल सरफेस में। अब वेव फ्रंट जो है वो सिर्फ स्फेरिकल ही नहीं, वो प्लेन भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। देखते हैं कैसे। मान लो ये वेव फ्रंट बहुत दूर से देखा गया, ठीक है, मतलब डिस्टर्बेंसेस इज अलाउड टू गो वेरी फार, बहुत दूर। तो बहुत दूर पे क्या हो जाएगा?
the wave fronts will become somewhat linear. Do you understand? बहुत दूर पे देखा जाए तो इनके बीच में जो कर्वेचर है, राइट, द कर्वेचर ऑफ दीज वेव फ्रंट्स इज कीपिंग ऑन इंक्रीजिंग, सॉरी कीपिंग ऑन डिक्रीजिंग. तो इतना डिक्रीज हो जाएगा कि एंड में इट विल बिकम ए स्ट्रेट लाइन कहीं दूर. तो यहाँ पे जो बनता है स्ट्रेट लाइन, इनको ज्वाइन करने से सेम फेज वाले पॉइंट्स को ये जो मिलता है इसको बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट्स. ठीक है. और ये जो था तुम्हारा ये था स्फेरिकल वेव फ्रंट. ठीक है. अब समझा करो चीज़ों को. अब पहले रे ऑप्टिक्स से इसको रिलेट करते हैं. अब रे ऑप्टिक्स में क्या था, मान लो यहाँ पे सोर्स है तो लाइट जाता है तो लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन. हर जगह पे लाइट इज ट्रैवलिंग स्ट्रेट लाइन. अगर यहाँ पे देखो तो स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे देखो तो स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे देखो तो स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे देखो तो भी स्ट्रेट लाइन. सो एज यू कैन सी क्लियरली द रेज और द रे नेचर ऑफ लाइट, उससे जो रे आता था पहले रे ऑप्टिक्स में, दैट इज क्लियरली परपेंडिकुलर टू ऑल सच वेव फ्रंट्स एट ऑल पॉइंट्स. मतलब इसको परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर, मतलब हर जगह वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर होके ही लाइट रेज ट्रैवल करते हैं. इसमें देखो प्लेन वेव फ्रंट में ये भी वही है. हम पहले ऐसा लेते थे नहीं थे लाइन में, क्लास 10 में क्या लेते थे, एक लाइन स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, तो सीधा रे बनाओ, ऑब्जेक्ट से सीधा बनाओ और इमेज निकालो, दो रिफ्लेक्टेड रेज लेके इमेज निकालो. तो वही चीज़ है रे ऑप्टिक्स में जैसे करते थे वही है. लेकिन अब ध्यान से देखो, द रेज and the wave fronts are perpendicular to each other. मतलब वेव फ्रंट्स जैसे है उसको परपेंडिकुलर करके लाइन ड्रॉ करोगे तो तुम्हें मिलेगा क्या, लाइट रेज. अब समझ में आया. तो लाइट रेज यहाँ पे भी वैसे ही परपेंडिकुलर है टू द वेव फ्रंट, स्फेरिकल में भी और प्लेन वेव फ्रंट्स में भी परपेंडिकुलर ही है. तो ये रिलेशन है रेज और वेव्स का. पहले हम बस लाइन लेते थे, अब हम कुछ 3 डायमेंशनल चीज़ देख रहे हैं लाइट का ड्यू टू हाइजन, जिसको हम बोलते हैं वेव फ्रंट्स. चलो देखते हैं सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स कैसे होते हैं. सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट देखते हैं. मान लो ये सोर्स ऑफ लाइट है और यहाँ से हर डायरेक्शन में वेव फ्रंट्स रेज जा रहे हैं. दिस इज ए सिलिंड्रिकल सोर्स ऑफ लाइट जहाँ से हर डायरेक्शन में रेज जा रहे हैं. तो ये जो ऐसा बनता हुआ जा रहा है इसके चारों तरफ ये रेज हैं. दीज आर द रेज, दे आर गोइंग इन ऑल डायरेक्शंस परपेंडिकुलर टू क्या, इसका कर्वेचर का वेव फ्रंट्स. ये सब वेव फ्रंट्स हैं, इसको बोलते हैं सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स. ठीक है. सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स हैं सब सीधे 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 चारों तरफ से, दे आर लाइक पैरेलल टू द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, राइट. तो ये सोर्स है, तो इससे बना हुआ सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स हैं. और रेज देखा जाए तो परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट्स जा रहे हैं जैसे पहले की तरह. सो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स एक होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट्स और एक होता है प्लेन वेव फ्रंट्स. प्लेन वेव फ्रंट्स कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है. अगर कोई भी सिलिंड्रिकल या कोई भी स्फेरिकल वेव फ्रंट को बहुत दूर से जाके देखा जाए, द कर्वेचर ऑफ द वेव फ्रंट डिक्रीजेस और वो ऑलमोस्ट प्लेन ही हो जाता है, 2 डायमेंशनल. ठीक है. तो ये था वेव फ्रंट. व्हाट इज वेव फ्रंट याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये समझो कि लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स which are in the same phase after emitted from a source of light. तो इन सब चीज़ों का लोकस करेंगे, मतलब ज्वाइन करेंगे तो जो ज्योमेट्रिकल फिगर मिलेगा उसी को बोलते हैं वेव फ्रंट. अब आ जाते हैं हाइजेंस के प्रिंसिपल पे. उनका प्रिंसिपल, हाइजेंस का प्रिंसिपल 2 भागों में विभाजित है. ठीक है. पहला पार्ट ये बोलता है कि एवरी point on a wave front acts as a secondary source which produces new wave fronts. मतलब
पहले लिख लिया जाए, एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट acts as a secondary wavelet। क्या है इसका मतलब, अब देख लेते हैं। मान लो स्फेरिकल सोर्स, एक सोर्स है, उससे वेव फ्रंट जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो वेव फ्रंट जा रहे थे, इस वेव फ्रंट पे कोई भी पॉइंट ले लो, A, B, C, D, E. This new point on the given wavefront acts as a secondary wavelet। मतलब यहाँ से फिर से एमिशन होगा चारों डायरेक्शंस में, ऑल डायरेक्शंस में। यहाँ से नया, इसको नया सोर्स मान लो, और यहाँ से फिर से एमिशन से, और यहाँ से एमिट हुआ जो रेज है, इनके सेम फेज वाले निकालो तो कुछ ऐसे सरफेसेस मिलने वाले हैं। यहाँ से इससे ऐसे, तो इससे ऐसे, तो इन सबको सेकेंडरी सोर्स मान लो। क्या मान लो? सेकेंडरी वेवलेट सोर्स। तो ये पहला प्रिंसिपल का पहला पार्ट बोलता है कि वेव फ्रंट का कोई भी पॉइंट ले लो एंड ट्रीट इट एज ए न्यू सेकेंडरी वेवलेट और न्यू सेकेंडरी सोर्स, जिससे फिर से एमिशन होते हैं, और फिर से एमिशन जो होते हैं उससे भी नए नए वेव फ्रंट बनते हैं। ये नए वेव फ्रंट बनने वाला चीज़ ये सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल बोलता है, जो कि बोलता है कि फ्रॉम द सेकेंडरी वेवलेट्स, मतलब ये जो पॉइंट्स हैं पहले वेव फ्रंट में जिसको हमने लिया सेकेंडरी सोर्स, ए न्यू secondary wavefront can be formed। एक नया सेकेंडरी वेवफ्रंट बनाया जा सकता है। कैसे? by joining the points where the सेकेंडरी वेवलेट्स या सेकेंडरी वेवफ्रंट्स, ये सेकेंडरी वेवफ्रंट्स बनते हैं, ये पहले वाले वेवफ्रंट को जहां टेंजेंशियली कट करते हैं, टेंजेंशियली टच द फर्स्ट वेवफ्रंट। पहले वाले वेव फ्रंट को जहाँ पे टेंजेंशियली ये सेकेंडरी वेवलेट टच करते हैं इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, वहाँ से मिलेगा एक सेकेंडरी वेव फ्रंट। समझ में आया? इसी चीज़ को हम देखते हैं करके कैसे होता है। दोनों प्रिंसिपल समझ लो, बाकी सब इजी है। तो सेकेंडरी चीज़ क्या है कि अगर मान लो ये सोर्स है, इस सोर्स से बना ये पहला वेव फ्रंट है, ठीक है। अब ये पहले वेव फ्रंट से डिफरेंट पॉइंट से सेकेंडरी वेवलेट्स के हिसाब से आ रहे हैं नए नए वेव फ्रंट्स, ठीक है। और इन सारे जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं इनको टेंजेंशियली टच करके अगर तुमने एक लोकस ऑफ दिस पॉइंट्स निकाला, तो ये जो नया चीज़ मिलेगा ये मिलेगा सेकेंडरी वेव फ्रंट। समझ में आया कि नहीं? देखो, दिस वॉज द फर्स्ट वेव फ्रंट, और यहाँ से लाइट एमिट हो रहा है हर डायरेक्शन में, क्योंकि हमने इसको प्रिंसिपल के फर्स्ट रूल के अनुसार इसको नया सोर्स मान लिया। मान लो ये एस डैश है, तो उस नए सोर्स से निकला हुआ लाइट को जहाँ पे इसका जो डिस्टर्बेंसेस है, ये जो सेम फेज में जा रहे हैं ऐसे 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 करके, ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इनका टेंजेंशियली टच करके जो भी पॉइंट्स है इनको जब ज्वाइन करेंगे लोकस, तो नया वेवफ्रंट मिलेगा जो कि सेकेंडरी वेवलेट से आया है। तो दो प्रिंसिपल तुम समझ गए। इन दो प्रिंसिपल्स को लेके हाइजेंस प्रिंसिपल इज कॉन्स्टिट्यूटेड विच गिव्स अस द आइडिया अबाउट द वेव थ्योरी ऑफ लाइट rather than the ray optics of light। ठीक है, तो अब ये वेव थ्योरी से कुछ हो सकता है क्या?
तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर रे ऑप्टिक्स से तो हमने लाइट को समझा है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन सब कुछ समझा है, क्या हम वेव ऑप्टिक्स से या वेव फ्रंट से या वेव थ्योरी ऑफ लाइट से हम रिफ्लेक्शन को समझा सकते हैं या रिफ्रैक्शन को समझा सकते हैं? बिल्कुल समझा सकते हैं। चलो देखते हैं कि वेव थ्योरी को यूज़ करके हम नया चीज़ देख सकते हैं कि नहीं। लेकिन उससे पहले बस एक चीज़ तुम ध्यान से याद रखो कि ये जो वेव फ्रंट्स हैं और रेज हैं, दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चाहे स्फेरिकल वेव फ्रंट हो या प्लेन वेव फ्रंट हो, प्लेन वेव फ्रंट हो या स्फेरिकल वेव फ्रंट हो, द रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी वेव फ्रंट्स। इसमें भी और उसमें भी, सिलिंड्रिकल में भी वही होते हैं, ठीक है। और एक चीज, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इफ द रेज आर डाइवर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट या फिर कन्वर्जिंग टू ए पॉइंट, कन्वर्जिंग कैसे, ऐसे देख लो, ठीक है, तो इन दोनों केस में वी गेट स्फेरिकल वेव फ्रंट, इसमें भी इसमें भी। बट इफ द रेज आर पैरेलल टू ईच अदर देन वी गेट प्लेन वेव फ्रंट। ये याद रखना, दिस इज यू फॉर यू टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लेन वेव फ्रंट्स एंड स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स। अगर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग रेज हैं तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, और अगर पैरेलल रेज हैं, जैसे कि तुम पहले लेते थे क्लास 10 में, रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्यों लेते थे? इसी की वजह से लेते थे क्योंकि बहुत दूर से जब आते हैं तब their wave fronts, since the curvature has already decreased to a very maximum, they act like the rays are parallel। समझ में आया? So इन दोनों चीज़ों को याद रखना। अब हम आते हैं कि वेव थ्योरी से देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव हो पाता है कि नहीं, जो कि हमें समझाएगा कि एक्चुअली ये वेव फ्रंट वाला तरीका कुछ काम का है। तो देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लेट अस अज्यूम दिस इज ए प्लेन मिरर, ठीक है, ये प्लेन मिरर है और इस पे रेज इंसिडेंट हो रहे हैं। तो एक रे इंसिडेंट है, ये दूसरा रे इंसिडेंट है, ये तीसरा रे इंसिडेंट है, ठीक है। अब यही रेज रिफ्लेक्ट होके वापस जाएंगे, ये भी रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगा, ये भी रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगा। अब ऐसे तो हमने किया था पहले, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो इनका जो वेव फ्रंट है इट विल बी ए प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। उसको करेंगे हम यहाँ पे, मान लो ये वेव फ्रंट, ये ऐसा वेव फ्रंट है जो इन तीनों को परपेंडिकुलर, और द रेज आर परपेंडिकुलर टू द गिवन वेव फ्रंट, ठीक है। और वैसे ही ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है इनका भी एक वेव फ्रंट बनेगा, ठीक है। तो ये मान लो पॉइंट है और यहाँ पे एक नॉर्मल ले लेते हैं, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। दिस इज द ए, लेट दिस बी ए डैश, दिस इज द वेव फ्रंट ऑफ द इंसिडेंट रेज, ये इंसिडेंट रेज है। और ये है रिफ्लेक्टेड रेज, ये रिफ्लेक्टेड रेज का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, ये यहाँ से गया, तो ध्यान से देखो तो मान लेते हैं इनका वेव फ्रंट जो है ऐसा परपेंडिकुलर ऐसा, ठीक है। तो लेट दिस पॉइंट बी बी, लेट दिस पॉइंट बी बी। तो इस जगह पे अगर एक नॉर्मल करेंगे हम तो ये नॉर्मल से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, ये होगा, है कि नहीं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी दिस। अब ध्यान से देखो तो अगर ये अच्छा, ये एक बात याद रखो, दिस इज द प्राइमरी वेव फ्रंट, ठीक है, एंड दिस इज द सेकेंडरी वेव फ्रंट, दिस इज द वेव फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज, एंड दिस इज द वेव फ्रंट ऑफ द
इंसिडेंट रेज, ठीक है। अब ए डैश है और बी डैश है, ये दोनों वेव फ्रंट्स हैं जो कि परपेंडिकुलर टू द गिवन रेज हैं। तो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये नॉर्मल है, तो दिस विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी यहाँ पे होगा, उसके लिए भी होगा, वो अलग बात है। अब ध्यान से देखो तो दिस प्लस दिस कितना है, वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू द रेज इंसिडेंट, राइट। इफ वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू द रेज इंसिडेंट, दिस एंगल प्लस दिस एंगल विल बी 90, है कि नहीं। ये देखो, ये आई प्लस ये जो एक्स है 90 होगा। वैसे ही द नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर, सो दिस एक्स प्लस दिस वन विल बी ऑल्सो 90, मतलब ये एंगल आई हो गया, राइट। ध्यान से देखो, दिस प्लस दिस इज 90, दिस प्लस दिस इज 90, मतलब ये दोनों क्या है, सेम है। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी, मतलब a इज इक्वल टू सी, ये बताने की जरूरत नहीं है। वैसे ही यहाँ पे देखो r और ये एंगल, वेव फ्रंट और रेज के अंदर का एंगल r और ये वाला जो अंदर एंगल है x, मान लो x, तो दिस प्लस दिस इज ऑल्सो 90 और ये नॉर्मल है तो ये प्लस ये भी 90 है। इसी तरह ये भी हो गया r, समझ में, दिस इज बिकम द e, आई, ये आई और ये r थोड़ा शिफ्ट कर दिया हमने इधर और उधर। ये a डैश ए बी एक ट्रायंगल है और b डैश ए बी एक ट्रायंगल है। अब ध्यान से इन दोनों ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल a डैश ए बी एंड ट्रायंगल b डैश ए बी, a डैश ए बी b डैश ए बी, ठीक है। या फिर इसको चेंज, इसका नाम चेंज कर देते हैं, a डैश ए बी b डैश बी ए, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में ए बी ए डैश बी और उस ट्रायंगल में ए बी, ये दोनों सेम है। ये मतलब ये जितना है ये डिस्टेंस, लेट मी टेक अनदर कलर चॉक, यू कैन सी, ये जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ से लाइट यहाँ पहुँचने में जितना टाइम लेता है, वहाँ से लाइट होके दूसरे वेव फ्रंट, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट है इसका, तो लाइट वहाँ से पहुँचने में भी उतना टाइम लगेगा। और सिंस द स्पीड ऑफ लाइट इज सेम, सो यू कैन से ये भी c इंटू सम टाइम है, वो भी c इंटू सम टाइम है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो ये दोनों डिस्टेंस, ये यहाँ से लाइट यहाँ पहुँचने के लिए जितना डिस्टेंस प्राइमरी वेव फ्रंट से, वैसे ही यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर सेकेंडरी वेव फ्रंट में पहुँचने के लिए भी उतना ही टाइम लेगा। तो c इंटू टी इज इक्वल टू सी इंटू टी, ये दोनों साइड हो गए सेम इस ट्रायंगल के, पहली बात। अभी दूसरी बात, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है? बिकॉज द वेव फ्रंट एंड द रेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये तुम्हें पता ही है। तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो मतलब 90 डिग्री एंगल दोनों में एक एक कॉमन है, ठीक है। और तीसरा साइड देखो, ये नीचे वाला ए बी जो है नीचे वाला बेस, ये भी दोनों में क्या है, कॉमन है। मतलब यहाँ से देखा जाए तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंट से ये दोनों ट्रायंगल सिर्फ नॉर्मल ट्रायंगल्स नहीं, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट भी है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, मतलब हम यहाँ से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स निकाल सकते हैं। तो क्योंकि आर एच एस कॉन्ग्रुएंट से दोनों कॉन्ग्रुएंट है, वी कैन से बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बाय सीपीसीटी हम बोल सकते हैं कि इसका एंगल उस करस्पॉन्डिंग एंगल उसका साथ सेम है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, दो एंगल सेम है। यहाँ पे देखो ए डैश ए बी इज इक्वल टू वहाँ पे बी डैश बी ए, ठीक है। मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। देख लो फिर से, ए डैश ए बी इसका एंगल है, ये वाला एंगल, और बी डैश बी ए इसका एंगल है, ये वाला एंगल। ये दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। एक साइड हुआ ड्यू टू लाइट ट्रेवलिंग इन द सेम टाइम, दूसरा 90 डिग्री हुआ बिकॉज वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू द रेज, और तीसरा कॉमन साइड। सो बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी दे आर कॉन्ग्रुएंट एंड बाय सीपीसीटी आई इज इक्वल टू आर। तो आई इज इक्वल टू आर मतलब क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव हो गया, ठीक है। सो यू सॉ नाउ जस्ट नाउ कि मजा आया कि नहीं, कैसा देखा हमने, वेव फ्रंट
या वेव नेचर ऑफ लाइट से भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव होते हैं। ध्यान से देखना, तो जैसे ही रे ऑप्टिक्स में हमने I = R प्रूव किया था, वैसे ही वेव ऑप्टिक्स में हम भी प्रूव कर सकते हैं कि I = R। वैसे ही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वो भी प्रूव कर सकते हैं, sin I/sin R स्नेल्स लॉ जो है = रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो भी निकाल सकते हैं। लेकिन तुम इसको ध्यान से देखो, हाइजेंस प्रिंसिपल को समझो। आई होप यू अंडरस्टूड, यू गेन समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। तो हाइजेंस प्रिंसिपल को समझो, दोनों प्रिंसिपल को समझो और वेव फ्रंट को समझो और उससे निकला हुआ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लाइट के वेव नेचर को एक्सेप्ट करो, ठीक है। और कुछ डाउट्स है तो यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इफ यू लाइक। थैंक यू।